नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर खास नजर हमारी बनी रहेगी। तो पहली नजर खबर जो रहेगी, जिस पर हमारी नजर बनेगी, वो है राम मंदिर चंदा चोरी की तफ्तीश, जो तेजी से अब आगे बढ़ रही है और जिसमें नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जिस पर विस्तार से हम नजर डालेंगे। दूसरी खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी है, जिसमें शार्प शूटर का पुलिस ने हरियाणा में एनकाउंटर कर दिया। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया गया। और चौथी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की विदाई से जुड़ी है। कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है, इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। रुद्रप्रयाग में अचानक बढ़ा मंदाकिनी नदी का जलस्तर। नदी के किनारे काम कर रहे जो जेसीबी है, वो देखिए यहाँ पर फंसी हुई नजर आई है। जेसीबी में जो लोग बैठे थे, जो मजदूर बैठे थे, वो भी यहाँ पर फंस गए हैं और नदी का बहाव इतना तेज है कि यहाँ पर हर कोई हैरान रह गया। जेसीबी फंसी हुई है गंगानगर में। एलएनटी वालों ने पानी छोड़ दिया है ऊपर से, इन लोगों को पता नहीं था। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावे का मामला, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, उसको लेकर अब जांच टीम रोज नए नए खुलासे कर रही है। और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। अयोध्या जेल पहुंच गई है पुलिस की टीम और आज 5 आरोपियों से लगातार कई घंटों से पूछताछ चल रही है। जेल में बंद है 5 आरोपी, जिनसे ये पूछताछ की जा रही है। और अब यहाँ पर ये देखना बेहद जरूरी होगा कि ये जो 5 आरोपी हैं, किस तरह से, क्या ये आपस में जुड़े हुए थे, क्या ये अलग अलग तरीके से किसी तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे, किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे थे, या ये पूरी किसी साजिश का हिस्सा था। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी जो कि अयोध्या की जेल में बंद हैं, उनमें से 5 आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस जेल में पहुंच गई है और यहां पर जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो अयोध्या जेल पहुंच गई है। कल ही अयोध्या पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और अर्जी में कहा था कि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, मनीष यादव और रमा शंकर मिश्रा से पूछताछ करनी है और कोर्ट ने पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली थी। उसके बाद अयोध्या पुलिस जेल पहुंच गई है और यहां पर आरोपियों से जो पूछताछ है वो अब शुरू हो चुकी है। अयोध्या पुलिस के मुताबिक आरोपियों से ये पूछताछ करनी है कि आखिर वो कब से राम मंदिर के अंदर दान की चोरी कर रहे थे, कब से ये पूरा जो उनका सिंडिकेट था वो कब से काम कर रहा था, जो दान चोरी हुआ है उसका पैसा उन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट किया है, इसके साथ ही क्या उनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार और इस सब के बीच में आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। अविनाश के खिलाफ पुलिस को कई अहम सबूत एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं। आरोपी अविनाश के लेन देन की जानकारी भी यहाँ पर पुलिस ने जुटाई है और पुलिस को अविनाश की महिला मित्र के बारे में भी यहाँ पर पता चला है। महिला मित्र को 2 लाख रुपए कैश दिए गए थे, साथ ही एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया गया था, जो काफी महंगा मोबाइल फोन है। तो ये खबरें अब यहाँ पर आ रही है और जिसकी अब और विस्तार से जांच की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब गर्लफ्रेंड की भी एंट्री हो गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने 15 लाख रुपए से ज्यादा का संदिग्ध लेन देन किया है और अपनी गर्लफ्रेंड को कैश के साथ साथ गिफ्ट भी दिया। पुलिस अब ये जानना चाह रही है कि क्या चढ़ावे के चोरी से दिया गया गिफ्ट। अविनाश ने 15 लाख का लेन देन किया, बैंक के जरिए हुआ लेन देन, महिला मित्र को दिए 2 लाख रुपए, गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल फोन किया गिफ्ट। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अविनाश का भाई कई बार ड्यूटी के बाद कैश लेकर योग केंद्र जाते हुए देखा गया है। कड़ाई से पूछताछ के बाद अविनाश के सहयोगी अनुकल्प ने दावा किया कि ये पैसा जजमानों ने अपनी खुशी से दिया था। और इस दान चोरी की जांच के बीच में वीएचपी ने अयोध्या पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावे की रकम को लेकर बयान दिए, आरोप लगाए। डिप्टी एसपी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के नाम
दिए गए और कहा है बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एनडीटीवी से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि लोगों से पूछताछ की जाए और जो ये आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत भी मांगे जाए। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी रकम बताई है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी हुई। अब ये सब लोग पब्लिक लाइफ के बड़े लोग हैं, ये बहुत जिम्मेवार स्थान पर है, इसलिए जनता को ये मानना है कि जब ये लोग कोई बात कहते हैं तो उसके पास गंभीरता होती है, उसका आधार होता है, कुछ उसका प्रमाण भी होता है। तो इसका मतलब है कि इनके पास में वो जानकारी है जो राम जन्मभूमि के चढ़ावा चोरी के मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने ये बयान दिए हैं, पब्लिक डोमेन में दिए हैं, तो इन लोगों को एक बार बुला करके पूछ लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या आधार है ये कहने का। तो बीजेपी यहां पर विपक्ष को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से दूर रहने की नसीहत दे रही है, लेकिन खुद साधु संत इस घोटाले पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा मुझे जा बड़ी रहा पीड़ा है कि है। क्या कुछ करना है। मन सच्ची आहत हुआ जब सुना कि ऐसा वो भी भगवान के मंदिर में, जिसे सदियों की साधना के बाद, कितने बलिदानों के बाद बनाया गया और वहां पर वो भी अंदर रहने वाले लोगों ने कर डाला, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तुरंत ही एसआईटी जांच के लिए ऑर्डर दिया। चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चोर है, ये सब बीजेपी के महमूद गजनवी है। उसके खिलाफ आज महाराष्ट्र में शिवसेना आंदोलन शुरू करेगी। आज दादर में हनुमान मंदिर के सामने उद्धव ठाकरे जी के लीडर नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत होगी, फिर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा और महाराष्ट्र के बाहर भी हम जाएंगे। जिन लोगों ने चीजों को अब तक नापाक इरादे रखे वो आज राम मंदिर के आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा है। तो विपक्ष के सवाल को बीजेपी हिंदू संगठन का विरोधी यहां पर बता रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दे से ध्यान ना भटकाए। ये एक छोटा मोटा घोटाला या गबन जो कहिए राम मंदिर में हो गया, इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए ये जो विपक्षी हों, प्रियंका वाड्रा हों, संजय सिंह हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये सारे के सारे लोग, जितने भी हिंदू संगठन हैं, खास करके बीएचपी, आरएसएस, इन संगठनों को बदनाम करने का एक इनका कुत्सित प्रयास लगातार जारी है। तो ट्रस्ट के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा जी ने भी लगाया था, उन्होंने भी कहा था कि डकैती हुई है। सारे देश ने देखा, सारे देश से आवाज उठ रही है, जगह जगह से लोग बोल रहे हैं, ये ध्यान ना भटकाएं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चखा लखनऊ के आम का स्वाद। ब्रजेश पाठक के आवास पर सजी खास महफिल, आम की मिठास के बीच बनी विपक्ष को घेरने की रणनीति। और दूसरी खबर आई दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवा और बरसात के चलते हवाई सेवा पर असर भी पड़ा। 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा, लेकिन तापमान में गिरावट भी आई। तीसरी खबर गुजरात से सामने आई। जामनगर में असुरक्षित और खतरनाक इमारतों के खिलाफ नगर निगम का अभियान चलाया जा रहा है। कई जर्जर इमारतों को अब ढहा दिया गया है। और चौथी खबर आई मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई पंचतत्व में विलीन हो गई। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाना से उन्हें प्रेरणा मिली थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार गायन शुरू किया था। और इस सबके बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों का एनकाउंटर कर दिया गया। लॉरेंस गैंग के 2 शूटर ढेर कर दिए गए। हिसार के दोनों इनामी बदमाश थे ये, जिन्हें अब ढेर कर दिया गया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। बहादुरगढ़ में दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद दोनों को यहाँ पर मार गिराया गया है। तो ये बड़ी सफलता यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस को मिली है। लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर मार गिराए गए।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में रात के सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट ने चीर दिया। निशाने पर जुर्म की दुनिया के दो मोहरे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो खूंखार शूटरों का अंत हो गया। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त ऑपरेशन में प्रवेश और हिमांशु को मार गिराया। दोनों का अस्पताल पहुंचने से पहले दम निकल गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे रेफर किया गया और आगे की कार्रवाई डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जो भी ड्यू प्रोसेस होगा वो हम फॉलो करेंगे। प्रवेश और हिमांशु पर 1-1 लाख का इनाम था। दोनों पिछले महीने हांसी में हुए चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। बहादुरगढ़ की इस मुठभेड़ को हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। और पहली खबर आई नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 18 में मल्टी लेवल पार्किंग से कूदी एक महिला, जिसकी जान चली गई है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती जांच में खुदकुशी की आशंका ही जाहिर की गई। और दूसरी खबर, यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनकाउंटर में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 के पैर में गोली भी लगी है। और तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर जसपुर में स्कूली बच्चों को निशाना बनाने वाले गैंग की जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। और चौथी खबर मध्य प्रदेश के सागर से सामने आई, जहां पर बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। साइबर फ्रॉड से ये छात्र परेशान चल रहा था। पाकिस्तानी नंबरों से इसे लगातार कॉल्स आ रहे थे और इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते इस छात्र ने अपनी जान दी। और अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी घिर गए हैं। शुक्रवार शाम से एनकाउंटर जारी है। कैमरे में भी ये दोनों आतंकवादी दिखाई दिए हैं और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ये दोनों आतंकवादी घेर लिए गए हैं शोपियां में। लश्कर ए तैयबा के दोनों आतंकवादी हैं और शुक्रवार शाम से ये एनकाउंटर जारी है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कैमरे में कैद हुए दोनों आतंकवादियों की तस्वीर। ये पहला आतंकी है और ये आतंकी नंबर 2। तो ये दोनों आतंकवादियों की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं और अब कोशिश ये है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लश्कर के यही वो 2 दहशतगर्द हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। ये आतंकी शोपियां के मेमंदर के जंगलों में छिप गए, लेकिन आतंकियों के छिपे होने की सटीक सूचना मिलने के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। वैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जांबाज जवानों ने इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही एहतियात के तौर पर 4 गांवों को खाली करा लिया गया। सेना की विशेष आतंकवाद रोधी इकाई विक्टर फोर्स ने जंगल की घनी झाड़ियों और पत्तों के बीच से आतंकवादियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ऑपरेशन के दौरान और दूसरे आतंकियों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। पहली खबर सामने आई चढ़ावा विवाद में। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा है कि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बेहतर होगा वो इस मामले से दूर रहें। और दूसरी खबर सामने आई ब्राह्मण शक्ति सम्मेलन में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया। यूपी में बीजेपी ब्राह्मण समाज का तिरस्कार कर रही है, ये आरोप सुरजेवाला ने लगाया। तीसरी खबर बिहार से पीके से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर सीट से लड़ने जा रहे हैं उपचुनाव। जनसुराज पार्टी ने किया ऐलान। और चौथी खबर एथेनॉल युक्त पेट्रोल पर उठ रहे सवालों पर सरकार ने दिया जवाब। कहा E20 स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। कई देश इसका पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने चाय पर चर्चा की है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी नितिन नवीन ने बैठक की है। नितिन नवीन ने ये बड़ा दावा भी किया है 2027 के चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत 2027 में होने जा रही है। तो वो एनडीए के सहयोगी दलों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनको साथ ला रहे हैं और साथ में दौरा काफी महत्वपूर्ण उनका लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को लखनऊ के एक लोकप्रिय चाय स्टॉल पर आम जनता के बीच पहुंचकर विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूपी के अपने पहले 2 दिवसीय दौरे पर आए नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद इस चुनावी चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मेल मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2027 में प्रचंड जीत का दावा किया। हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस दौरान नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और सभी से एकजुट होकर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की अपील की। और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से यूपी की सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया तो बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। नितिन नवीन के दौरे की तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता पूछ रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश के पहले दौरे में जनता ने चढ़ावा चंदा दान चोरी के गुस्से की वजह से उनका बहिष्कार तो किया ही है, क्या डबल इंजन की टकराहट भी इस सन्नाटे की वजह है? एनडीए की बैठक उनका अपना काम है। हर पार्टी, हर गठबंधन समय समय पर अपने सहयोगी दलों से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात करता है, तो उनका अपना विषय है। जहाँ तक 2027 के विधानसभा चुनाव की बात है, कार्यकर्ता उनके स्वागत में नहीं आए, उतने होर्डिंग उनसे ज्यादा लगा रखे थे, चाय पीने आए थे यहाँ पे। सच बात यह है कि नितिन नवीन जी, आप भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाइए, 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलिए। तो वहीं दूसरी ओर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अखिलेश का जवाब दिया। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ट्विटर छोड़कर मैदान में उतरिए, आपको हकीकत दिख जाएगी। आपने इधर उधर से कुछ क्लिप्स उठाई और शेयर कर दी। 27 के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा। आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। पिछली सरकारें माफिया पालती थी। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं हर जिले में अपने बुर्गों से कट्टा बम बनवाती थी, आज प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। बीजेपी के लिए राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। तो यहाँ पर आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर यहाँ पर निशाना साधा है और कहा है कि पिछली सरकारें माफियाओं को पाल रही थी और हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाया जा रहा था, जबकि आज प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्र की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले एक के बाद एक जहां पर भी जनसभाएं कर रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं जोर शोर से। और इस सब के बीच में वो पिछली सरकारों को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं और वो माफियाओं के संदर्भ में लगातार पिछली सरकारों को, खासकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी उन्होंने माफियाओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरा था और अब एक बार फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने तुलना करी है एक तरह से पिछली सरकारों की और अपनी सरकारों की, और कहा है कि पिछली सरकारों में कट्टा और बम बन रहे थे और हमारी सरकारों में, हमारी जो सरकार है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है
2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए। और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहा है। 6 दिनों का राजकीय शोक समारोह वहां पर चल रहा है तेहरान में। खामेनेई के जनाजे में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। खामेनेई के 3 बेटे भी इसमें शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इधर धमकी दे डाली है, एक हमले में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं। तो एक तरफ खामेनेई को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और लगातार यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो बदले के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ गम है, उनके भीतर गुस्सा भी है अमेरिका और इजराइल के प्रति। और इस सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सामने आई है और कहा है कि एक ही बार में पूरी लीडरशिप जो है ईरान की उसे खत्म कर सकते हैं। तो इतिहास के पन्नों में एक ऐसी तारीख दर्ज हो रही है जो ईरान के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। अयातुल्ला अली खामेनेई के ताबूत को देखकर हर कोई भावुक है, लेकिन इस गम के बीच जो गुस्सा है उसको उबलते हुए साफ देखा जा सकता है। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में तिल रखने की भी जगह नहीं है। काले लिबास में लिपटी लाखों की भीड़, आंखों में आंसू और जुबान पर नारे। जब ताबूत में रखा खामनेई का शव लोगों के सामने से गुजरा तो हर आंख नम थी। खामनेई का आखिरी दीदार करने पहुंचे राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, गालिबाफ और बाकी नेता भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। खामनेई के 3 बेटे मुस्तफा, मसूद और मेसम भी अपने पिता के शव के पास खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में वो शख्स मौजूद नहीं है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इजराइल के हमले के डर से मुस्तफा खामनेई श्रद्धांजलि देने भी नहीं आ पाए। नमाज जनाजा पढ़ा रहे 97 साल के जाफर सोभानी की कांपती आवाज में ईरान का पूरा दर्द सिमटा हुआ है। ये सिर्फ खामनेई की विदाई नहीं बल्कि ईरान के इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ है। क्या ये अंतिम विदाई ईरान को एकजुट कर पाएगी? इस पर सभी की नजरें हैं। ईरान में मातम की आड़ में जो उबाल है वो पूरे पश्चिमी एशिया में हलचल पैदा कर रहा है। खामेनेई के आखिरी सफर के बीच पूरे तेहरान में इंतकाम के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद का चप्पा चप्पा लावे की तरह उबल रहा है। महीनों के इंतजार के बाद जब खामेनेई का शव सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोगों की ये भीड़ सिर्फ अपने नेता को विदा करने ही नहीं बल्कि अपने जख्मों का हिसाब मांगने भी आई है। इंतकाम इंतकाम के नारे तेहरान में लग रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका और इजराइल तक भी पहुंच रही है। ये उस गुस्से का इजहार है जिसे ईरान ने महीनों से अपनी रगों में दबा रखा था। भले ही युद्ध की तपिश थोड़ी कम हुई हो, लेकिन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। सीना पीटकर मातम मनाती ये भीड़ अपने आप में एक चेतावनी भी है। आज जो आंसू बह रहे हैं वो कल बारूद में भी बदल सकते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने गम में डूबी ईरानी जनता का मजाक उड़ाया और फिर ईरान के आला नेतृत्व के खात्मे की धमकी दे डाली है। अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए आंसू बहाते ईरानी लोगों को देख डोनाल्ड ट्रंप हैरत में है।
उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है और उन्होंने ईरानी जनता के आंसुओं को नकली तक करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस से उन्होंने कहा, मुझे तो लगता था लोग खामनेई से नफरत करते थे, शायद ये आंसू नकली हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी भी दे डाली। ट्रंप के मुताबिक अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान के आला नेताओं को खत्म कर सकते हैं। वो सभी वहां मौजूद हैं। हम एक शॉट में सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तब वार्ता का रास्ता नहीं बचेगा। वो समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महज बयानबाजी है या फिर नया साइकोलॉजिकल वॉर। और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर औद्योगिक विकास और रक्षा उत्पादन के लिए आज का दिन बेहद खास है। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अदानी समूह के 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक रक्षा उत्पादन प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अदानी एयरपोर्ट के होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदानी, अदानी पोर्ट्स के एमडी करण अदानी मौजूद रहे हैं। तो ये 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाला आधुनिक रक्षा उत्पादन प्लांट है, जिसका शिलान्यास किया गया। पिछले साल भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे चेयरमैन श्री गौतम अदानी जी ने मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट दिया था। ये इन्वेस्टमेंट पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स, थर्मल एनर्जी सेक्टर्स में किया जाएगा। इससे 2030 तक करीब 1,20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। हम जो भी कर रहे हैं वो इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और उस कमिटमेंट को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। हम कटनी डिस्ट्रिक्ट के अमेता और काइमोर प्लांट्स में 4,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज अदानी पावर ऑलरेडी स्टेट को 1,200 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहा है और 5,600 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी भी तैयार कर रहे हैं। हमने लाहौरी, धार, रतलाम और उज्जैन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं और जल्दी ही उज्जैन में एक सीमेंट प्लांट की फाउंडेशन कर रखी जाएंगी। कुछ ही हफ्ते पहले हमने 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बनने वाले गुना सीमेंट यूनिट का ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, जो गुना के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लांट्स और फैक्ट्रीज में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों और उनके भविष्य में है।